हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में हेतु के त्रिविध प्रकार को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चतुर्विध प्रकार। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम हेतु को 4 प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चे अगर हम हेतु को 4 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो बच्चे हेतु 4 प्रकार का कुछ इस तरह से होता है, जिसमें से पहला है सन्निकृष्ट हेतु, दूसरा है विप्रकृष्ट हेतु, तीसरा है व्यभिचारी हेतु और चौथा है बच्चे प्राधानिक हेतु। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम हेतु को 4 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं तो सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु, व्यभिचारी और प्राधानिक। ठीक है, क्या होता है सन्निकृष्ट हेतु, क्या होता है सन्निकृष्ट हेतु। तो बच्चे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। सन्निकृष्ट हेतु वे हेतु होते हैं, वे कारण होते हैं जो रोग के बिल्कुल निकट होते हैं। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब होता है बच्चे ये हेतु रोग को, ये हेतु बच्चे सॉरी ये हेतु दोष को बिना संचय किए क्या कर देंगे, प्रकोपित कर देंगे। तो इस तरह के हेतु को क्या कहेंगे बच्चे, सन्निकृष्ट हेतु। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सन्निकृष्ट, यानी कि वे हेतु जो रोग के बिल्कुल निकट हो। रोग के बिल्कुल निकट, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कि दोष को बिना संचय किए क्या कर देंगे, प्रकोपित कर देंगे। उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है। तो बच्चे आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं दिन रात का अलग अलग समय, अलग अलग समय में क्या होता है, दोष जो होते हैं स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं बच्चे, प्रकोपित होते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं दिन रात के अंत में वात प्रकोपित होता है, मध्य में पित्त प्रकोपित होता है और आदि में यानी कि शुरुआत में कफ प्रकोपित होता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ये जो दोष प्रकोपित हुए हैं ये बिना संचय हुए प्रकोपित हुए हैं। तो इस तरह का हेतु को हम क्या बोलेंगे बच्चे, सन्निकृष्ट हेतु बोलेंगे। इसके अलावा बच्चे इसमें एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण है भोजन, भोजन के अंत में क्या होता है बच्चे, वात प्रकोपित होता है, मध्य में पित्त प्रकोपित होता है और आदि में कफ। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे ये भी क्या हो जाएगा, सन्निकृष्ट हेतु। क्यों, क्योंकि ये दोष बिना संचय हुए प्रकोपित हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से बच्चे दोष अगर बिना संचित हुए स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सन्निकृष्ट हेतु। ठीक, हाँ, देखिए आप नोट्स में भी देख सकते हैं, है ना। दोषों का संचय हुए बिना स्वभाव से ही दिन रात भोजन के आदि मध्य व अंत में क्रमशः कफ पित्त वात का प्रकोप होता है। तो ये दोष प्रकोप के सन्निकृष्ट हेतु है ना। यानी कि ये दोष बिना संचय हुए स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, प्रकोपित होते हैं। कब, तो दिन रात के अंत में वात, मध्य में पित्त, है ना, और आदि में कफ। वैसे ही भोजन के अंत में वात, मध्य में पित्त और आदि में कफ। ठीक, हाँ। नाउ दूसरा है बच्चे विप्रकृष्ट हेतु, है ना, दूसरा है विप्रकृष्ट हेतु, है ना। तो क्या होता है बच्चे विप्रकृष्ट हेतु, है ना। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बच्चे, वे हेतु या वे कारण, ठीक है, वे हेतु या वे कारण जो क्या हो बच्चे, रोग से दूर हो, रोग से दूर हो। क्या होता है इसका मतलब,
रोग से दूर होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहले क्या होगा बच्चे? पहले ये हेतु दोष का संचय करेंगे, है ना, दोष का संचय करेंगे और फिर बाद में प्रकोपित करेंगे, है ना। तो इस तरह से पहले क्या हो? दोषों का संचय हो और बाद में वो प्रकोपित हो, तो इस तरह के हेतु को हम क्या बोलेंगे बच्चे? विप्रकृष्ट हेतु। उदाहरण में आप देख सकते हैं, आप सभी जानते हैं बच्चे, आप सभी जानते हैं हेमंत ऋतु में कफ दोष का संचय होता है, ठीक है। अब यह संचित कफ वसंत ऋतु में प्रकोपित होता है, ठीक है। किस कारण प्रकोपित होता है बच्चे? तो वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंत ऋतु में धूप की किरणें तेज हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे? धूप की किरणें तेज हो जाती है। तो धूप की किरणें तेज होने से जो दोष हेमंत ऋतु में संचित हुआ था वो वसंत ऋतु में प्रकोपित होता है, ठीक है। तो धूप की किरणें यहाँ पर जो है ये विप्रकृष्ट हेतु होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया बच्चे? संचित दोष को प्रकोपित किया है, ठीक है। तो इस तरह से जब क्या हो बच्चे? पहले दोष संचय हो, देन बाद में उसका प्रकोपित हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? यानी कि वे कारण जो पहले दोष का संचय करें और बाद में उनको प्रकोपित करें, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? विप्रकृष्ट हेतु, है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चे, है ना, आप देख सकते हैं एक नियत समय तक दोषों के संचय के बाद दोष प्रकोप कर रोग उत्पन्न करने वाले हेतुओं को रोग विप्रकृष्ट हेतु जानना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, हेमंत ऋतु में संचित कफ वसंत ऋतु में सूर्य की गर्मी से पिघलकर कफज रोगों को उत्पन्न करता है। इसमें सूर्य की गर्मी विप्रकृष्ट हेतु है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे संचित दोष को प्रकोपित करने वाले हेतु क्या कहलाते हैं? विप्रकृष्ट हेतु, ठीक है। चलिए नाउ अगला है बच्चे व्यभिचारी, ठीक है, व्यभिचारी, है। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, मैंने इस चैप्टर के करीबन 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। बच्चे आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, मतलब अपना काम निकालते चले जाते हैं। तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें करने में आपको पैसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि आप जब ये करते हैं ना, तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है ना, और मेरे को भी लगता है कि मेरे वीडियो बच्चे को समझ में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? लाइक कर देना है अगर आपको अच्छा लगता हो तो, है ना। साथ में कमेंट भी कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता हो, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। बाकी जो स्टूडेंट्स रेगुलर बीएमएस क्लास की जो स्टूडेंट रेगुलर बीएमएस ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। टाइल मिलेगा आपको होम पेज पर बीएमएस अकाउंट प्रोफ का, वहाँ पर कोर्स है चरक 1.0। इंटरेस्टेड स्टूडेंट उसमें इनरोल कर सकते हैं अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए तो, ठीक है। हाँ, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला हेतु है व्यभिचारी हेतु, ठीक है। हाँ, तो व्यभिचारी हेतु क्या होता है बच्चे? नाम से आपको पता चल रहा है। व्यभिचारी हेतु वे हेतु होते हैं जो रोग को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते, उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते, ठीक है। यानी कि इन हेतुओं से शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हेतु रोग को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते, और अगर मान लो रोग को उत्पन्न भी कर दे तो वो अल्प लक्षणों वाला होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे ये हेतु व्यभिचार स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि या तो उत्पन्न नहीं करेंगे और अगर मान लो करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हेतु कभी रोग को उत्पन्न करे तथा करने में भी असमर्थ हो, यानी कि करने के बाद भी क्या हो? रोग उत्पन्न तो हो जाए लेकिन वो अल्प लक्षण वाला हो, ठीक है। तो इस तरह के हेतु को हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी हेतु। निर्बल या अल्प बल युक्त होने से यह हेतु अल्प अंश में ही दोषों को प्रकोपित करता है, यानी कि कम मात्रा में बच्चे ये दोष को प्रकोपित करता है। क्यों? क्योंकि अल्प बल वाले होते हैं, अतः रोग की उत्पत्ति नहीं होती है, और यदि रोग उत्पन्न भी होता है तो वह अल्प लक्षणों वाला होता है। वही हेतु जब बलवान होता है तो रोग उत्पादक हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कभी रोग को उत्पन्न करने में तथा कभी न करने से हेतु के स्वभाव में व्यभिचार होने से वह व्यभिचारी कहलाता है, ठीक। चलिए नाउ आगे बच्चे प्रधानिक हेतु, ठीक है। हाँ, तो प्रधानिक हेतु क्या होता है बच्चे? नाम से आपको पता चल रहा है,
वे हेतु जो अपने उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही रोग उत्पन्न कर दे। जैसे कि मान लो बच्चे, आपको कोई विषैला कीड़ा या सांप काट देता है और उसका विष जब शरीर में प्रवेश करता है तो आपको तुरंत उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो हेतु अपने उग्र स्वभाव से तुरंत शरीर में रोग उत्पन्न कर दे उन्हें हम क्या कहेंगे, वह प्रधानिक हेतु। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए, जो हेतु अपने उग्र स्वभाव के कारण तुरंत दोषों को प्रकोपित करके रोग की उत्पत्ति करते हैं उसे प्रधानिक हेतु कहते हैं। जैसे कि विष आदि। तो आपने देखा होगा, अगर हमारे शरीर में विष प्रवेश करता है तो तुरंत उसके लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है बच्चे, तुरंत दोष को प्रकोपित करता है और रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस तरह के हेतु को प्रधानिक हेतु कहते हैं। ठीक, हाँ। तो इस तरह से बच्चे आज के इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेतु टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लास्ट 3 लेक्चर मेरे अपलोड किए हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैंने आपको बोला ही है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।